चलिए सो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम ट्यून मैथ्स बाय अरुण सर पर। मेरे साथियों, दिसंबर का महीना जा रहा है और आप देखोगे 2026 में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। काफी सारे लोग जब 2026 में अपने करियर को प्लान करते हैं तो उनके दिमाग में पहला थॉट आता है बैंक एग्जाम। क्यों? क्योंकि बैंक एग्जाम जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सबसे फास्ट प्रोसेस करता है, जल्दी नौकरियां मिलती हैं, एक प्रिपरेशन में आप मल्टीपल एग्जाम तैयार कर सकते हो। तो पहला ख्याल मन में आता है कि यार अगर नौकरी सरकारी चाहिए तो बैंक एग्जाम पहला ऑप्शन बन जाता है। आज हम लोग बात करेंगे 2026 में अगर मुझे बैंक एग्जाम क्रैक करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, मैं एक बिगिनर हूं, मैं तैयारी कैसे शुरू करूं। तो आज का टॉपिक है बैंक एग्जाम 2026 में तैयारी कैसे करनी है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सिलेक्शन का आगाज यानी कि 2026 हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एक नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कैसे करेंगे? अगर मैं बात करूं बैंक एग्जाम्स की तो आप सभी को पता है कि इतने होते हैं बैंक एग्जाम्स, यानी एक प्रिपरेशन में बच्चों आपके इतने एग्जाम कवर हो जाते हैं। एसबीआई का पीओ क्लरिकल हो, आईबीपीएस का पीओ क्लरिकल हो या फिर आरआरबी का पीओ क्लरिकल हो, इसके अलावा इंश्योरेंस के एग्जाम हो गए, एलआईसी हो गया, ओआईसीएल, एनआईसीएल, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इन सारे के सारे बैंक एग्जाम का एक सिलेबस है। एक सिलेबस में आप इन सारे एग्जाम को तैयार कर सकते हो और ये हर साल होते हैं सर। अब कितनी वैकेंसी आती होगी बैंक एग्जाम में, आपके मन में पहला सवाल आता है। तो पहले मैं इसका जवाब देता हूं। 2025 जो अभी चल रहा है इसमें एसबीआई पीओ में आई थी इतनी वैकेंसी, क्लरिकल में इतनी वैकेंसी थी, आरआरबी पीओ क्लरिकल मिला के 13,316 थी, आईबीपीएस पीओ इतनी वैकेंसी थी, आईबीपीएस क्लरिकल में इतनी थी। मोटा मोटा 40,000 वैकेंसी इस साल भरी गई थी इन 6 एग्जाम के थ्रू। और ये 6 एग्जाम हर साल होते हैं, बहुत रेयर होता है कि जब एग्जाम ना हो। तो बैंक में हर साल अगर मैं आपको बताऊं तो हर साल मोटा मोटा 30 से 40,000 की नौकरियां आपको मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 41,000, इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस की भी वैकेंसीज हैं जो कि मैंने मेंशन करी है, कुछ तो मैंने मेंशन भी नहीं करी बच्चों। तो 1,000 से 2,000 वैकेंसीज और हो जाती हैं। तो मोटा मोटा वो कहते हैं ना कि बैंक में एक 40,000 से 50,000 का जो आंकड़ा होता है वैकेंसीज का, वो हमें हर साल देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो एसबीआई क्लरिकल 15,000 वैकेंसी ले आता है, कभी कभी कम हो जाती है। तो मोटा मोटा एक नंबर अगर मैं पकड़ना चाहूं तो 30,000 35,000 नौकरियां बैंक में हर साल देखने को मिलती हैं। सबसे मजे की बात, इन सारे एग्जाम का फिर से मैं बोलूंगा एक सिलेबस। तो यार एक सिलेबस वो है क्या, आइए देखिए। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का प्री का पैटर्न सेम है कि इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। इंग्लिश के इतने सवाल, मैथ्स के इतने सवाल, रीजनिंग के इतने, और इतने इतने मार्क्स और इतना इतना सेक्शनल टाइम। आरआरबी पीओ क्लरिकल का पैटर्न सेम होगा कि उसमें क्वांट और रीजनिंग आएगा 40-40 के साथ में, और इतना सेक्शनल मिनट का टाइम होगा। एसबीआई पीओ ने अपना पैटर्न चेंज किया था, उसने इंग्लिश के क्वेश्चन 40 कर दिए थे, क्वांट के क्वेश्चन उसने 30 कर दिए थे, और रीजनिंग के भी 30 कर दिए थे। आप देख सकते हो आईबीपीएस पीओ ने भी इस बार पैटर्न चेंज किया था। इंग्लिश के उसने 30 कर दिए थे, रीजनिंग के और इनके क्वेश्चन तो उतने ही उतने थे, लेकिन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था रीजनिंग को यहां पर 40 मार्क्स का वेटेज दे दिया था। तो इन चारों में क्या कॉमन नजर आया आपको कि प्री में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आती है। ये एक सार निकल कर आया कि जो प्री एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ग्रामीण बैंक यानी कि आईबीपीएस के ग्रामीण बैंक को अगर मैं छोड़ दूं, जिसको हम आरआरबी पीओ क्लरिकल बोलते हैं बच्चों, वहां पे इंग्लिश नहीं मिलती प्री में, वहां क्वांट और रीजनिंग मिलती है। अदरवाइज ये समझ में आ गया कि प्री में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं मेंस के पैटर्न की, तो मेंस में जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीए बोलते हो, वो आ जाता है। कंप्यूटर भी आपको कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कुछ क्या ग्रामीण बैंक में कंप्यूटर आता है। बाकी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स हमेशा की तरह आपकी रहेगी प्री के साथ मेंस में भी। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में देखो जीए आ गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस वही जीए, और ये क्वांट आ गया, इंग्लिश आ गया, रीजनिंग। ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस फिर से इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए। मतलब मेंस में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है दैट इज जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है वो।
एसबीआई पीओ मेंस में अगेन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि मेंस में क्वांट है, क्वांट में डीआई बनती है और डीआई अर्थमेटिक बेस भी होती है और अर्थमेटिक भी सवाल होते हैं। रीजनिंग हो जाता है फिर से जर्नल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। सेम आईबीपीएस पीओ मेंस का पैटर्न आप देखोगे, उसमें भी डीआई यानी कि क्वांट, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, आप डिस्क्रिप्टिव भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैंने 2025 के पैटर्न को समझा तो मुझे यह समझ में आता है कि सर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो 3 फेज में तैयारी करता है। प्री करता है, प्री के बाद फिर वो मेंस करता है और मेंस के बाद वो इंटरव्यू में अपेयर होता है। अच्छा, क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, क्लर्क लेवल में प्री और मेंस और सीधे नौकरी। ठीक है, अब प्री में भी हमने क्या देखा कि सर 3 सब्जेक्ट हैं, मोटा मोटा 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर? क्वांट है सर, रीजनिंग है और सर इंग्लिश है। और अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में मोटा मोटा 4 सब्जेक्ट हैं, बाकी कंप्यूटर वगैरह किसी किसी एग्जाम में आ जाता है। तो क्वांट है, फिर से यहां रीजनिंग है और यहां इंग्लिश है और जीए है। इसके अलावा किसी किसी जगह पे कंप्यूटर आ जाता है और आरआरबी में आपको हिंदी एक ऑप्शनल मिल जाता है इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो ये है आपके पेपर का पैटर्न की पेपर में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन सा चैप्टर्स पे मुझे काम करना है। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आपको क्या करना है? प्री के लिए ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मेंस के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट, अगर आरआरबी करोगे तो कंप्यूटर हिंदी भी पढ़ना है। अब मन में फिर वही सवाल, शुरू कहां से करें सर? क्या क्वांट से शुरू करें, रीजनिंग से शुरू करें, इंग्लिश से शुरू करें? देखिए, अब जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी मेरी व्यक्तिगत स्ट्रैटेजी ना होके ये वो स्ट्रैटेजी है जो काफी लोगों ने यूज करी है एंड दे गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले आप सिलेबस को एक जगह पे नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले सिलेबस को नोट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस जाने तैयारी शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि क्वांट में किन चैप्टर को पढ़ना होता है, रीजनिंग में किन चैप्टर को पढ़ना होता है। तो सबसे पहला काम, यू शुड नो द सिलेबस। सिलेबस क्या है भाई? क्वांट में क्या, रीजनिंग में क्या, इंग्लिश में क्या, जीए में क्या। देन उसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपको पता चले, जितने भी चैप्टर्स आपने नोट डाउन किए, उन चैप्टर्स को बच्चों डिटेल्ड में पढ़ना है। उनको डिटेल्ड में क्या करना है? स्टडी करना है। अब इसमें भी क्या होता है लोगों के साथ प्रॉब्लम, ये जमाने गए बच्चों जब घर वाले कहा करते हैं कि जाओ आर.एस. अग्रवाल की किताब ले आओ, हमने तो तैयारी उसी से करी थी। अब आर.एस. अग्रवाल या किताबों का जमाना बैंक में नहीं है। बैंक एग्जाम्स के लिए मार्केट में कोई भी किताब मैं नहीं समझता कि बेस्ट है, तो बुक्स आप नहीं खरीदेंगे। अगर आप किताबों से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ओल्ड पैटर्न पढ़ रहे हो, आप उन सवालों को पढ़ रहे हो जो बैंकिंग में नहीं आते हैं। क्योंकि बैंक एग्जाम का जो पैटर्न है भाई, वो एवरी ईयर चेंज, ये पता होना चाहिए आपको। पैटर्न एवरी ईयर चेंजेस, कि बैंक एग्जाम अपने पैटर्न को, अपने सवालों को हर साल बदलता है। दूसरी बात, बैंक में प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलते। प्रीवियस ईयर पेपर नॉट अवेलेबल। यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं अवेलेबल होते। मैंने कहा ना, ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं। पैटर्न हर साल चेंज होता है। किताबों की कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस को पहले नोट करिए, चैप्टर्स जो आपने लिखे उनको डिटेल में स्टडी करना है। ये वो चीजें हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें उसकी बेसिक तैयारी करनी होती है। आप 26 की तैयारी कर रहे हो बैंक की, आप सब कुछ लेके बैठे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है, तो ये वो चीज है, कहते हैं ना इटनरी है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको मैं सिलेबस नोट करा रहा हूं, फिर मैं एक एक करके उनकी स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वांट का सिलेबस बताता हूं, फिर मैं इस पे चलूंगा आगे। ठीक है, आप क्या करिएगा, सिलेबस को मेरे साथ साथ नोट करिएगा। काफी अच्छा ये वीडियो होने जा रहा है। सिलेबस में हम ऐसे समझते हैं कि जो क्वांट का सिलेबस है वो 3 भागों में टूट जाता है।
पहले भाग को हमने कहा स्पीड मैथ। स्पीड मैथ का मतलब उन चैप्टर्स पे सवाल बनेंगे जहां से स्पीड इनहेंस होती है, जहां से क्वेश्चन बहुत तेजी से बन जाता है। तो क्लरिकल में यहां से 10 से 15 सवाल बनते हैं और पीओ में इधर से 5 से 10 सवाल ही बनते हैं। दूसरा भाग इसका आता है बच्चों डीआई। क्लरिकल एग्जाम में जो डीआई बनती है वो 5 से 10 नंबर की और पीओ में बनती है 10 से 15 मार्क्स की। और प्यारे बच्चों तीसरा भाग आ जाता है इसका अर्थमेटिक, या यूं कहो कि आपको 3 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम स्पीड मैथ्स है, दूसरी किताब का नाम डीआई है और तीसरी किताब का नाम है अर्थमेटिक, जिसमें क्लरिकल में 10 से 15 सवाल और पीओ में 10 से 12 क्वेश्चन। ये 3 आपका वो है, क्या कहते हैं इसको, ये 3 आपके कंटेंट हैं जहां से पेपर फ्रेम होता है। अब इन 3 के अंदर भी तो चैप्टर्स होंगे ना, तो स्पीड मैथ्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं ये वाले। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम। इन चैप्टर को मैंने स्पीड मैथ्स के अंदर डाल दिया और मैंने लिखा कि क्लर्क में और पीओ में कितना कितना वेटेज इनका बनता है। पहली बात तो प्री और मेंस का एक ही सिलेबस है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं। अभी कुछ कहीं पे वेरिएशन होंगे वो बताऊंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद चलते हैं हम अर्थमेटिक का सिलेबस। अर्थमेटिक में जो चैप्टर्स हमारे दिखेंगे हमको, वो ये चैप्टर्स है, इन पर सवाल मिलेंगे। लाइक परसेंटेज और उसकी एप्लीकेशन पे सवाल होगा, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, मिक्सचर रिप्लेसमेंट, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, बोट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन भी 2 तरीके से है, एरिया पैरामीटर जिसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बच्चों 3 डायमेंशन, ठीक है। और ये हमारा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके अर्थमेटिक का सिलेबस है। पीओ में इतने सवाल और क्लरिकल में इतने सवाल कंटेन करता है। देन आ जाता है डीआई का सिलेबस। टेबुलर डीआई, मिसिंग बार, ये हमारी प्री का सिलेबस है डीआई का। आप देख सकते हो टेबल, बार, लाइन, पाई, क्युमुलेटिव, मिक्स्ड, केसलेट, वेन डायग्राम, रेडार ग्राफ, वेरिएबल, ये प्री का है। और मेंस में कुछ ये वाले चैप्टर एड ऑन हो जाते हैं जब मेंस की डीआई हम करते हैं। लाइक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बन गई, कैंडल बेस्ड डीआई हो गई, फ्लो चार्ट, फनल, लॉजिकल, फॉर्मूला, ट्री चार्ट, क्रिकेट, बबल, वफल, स्कैटर, डोनट, पुली चार्ट, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक पे डीआई, नंबर सिस्टम पे डीआई। तो ये हमारे मेंस का चैप्टर्स का वो है। तो आप नोट डाउन करिए, मैं स्ट्रैटेजी जब बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसको तैयार करना है, ठीक है। देन आ जाता है सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या सिलेबस होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, एरर डिटेक्शन होता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है बच्चों, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप बस पॉज करके नोट कीजिए, बस, है ना, सिलेबस नोट कीजिए ताकि आपका इस वीडियो को देखने का पर्पस फुलफिल हो कि सिलेबस क्या है, एवरीथिंग। इंग्लिश का सिलेबस नोट करने के बाद हम चलते हैं रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। रीजनिंग के सिलेबस को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला सेगमेंट आ जाता है मिसलिनियस और दूसरा सेगमेंट आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो मैंने रीजनिंग के सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। मिसलिनियस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉग, ब्लड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग। सिटिंग और पजल में क्या जाता है बच्चों, सिटिंग और पजल में, पजल के टाइप्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पजल के टाइप हैं। बॉक्स टाइप पजल हो गया बच्चों, है ना। उसके अलावा हमारा मंथ बेस्ड पजल, डेट, फ्लोर विद फ्लैट, डे, ईयर, डेजिग्नेशन पजल, सीक्वेंस और एज। ये पजल के टाइप हैं जो पेपर में आते हैं। और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। आप पॉज करके लिखते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट सिलेबस नोट करवा रहा हूं, ठीक है। समय बचाने के लिए आप इसको 2x में भी देख सकते हो। अब रीजनिंग का अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में बच्चों लॉजिकल रीजनिंग एड ऑन हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी आपका मेंस में एड ऑन हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी मशीन इनपुट आपकी मेंस में एड ऑन हो जाती है। अब ऐसे ही आखिरी हमारा जीए की मैं बात करूं तो देखो, जीए में 3 चीजें बनती हैं हमारी। एक बनता है हमारा करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, और एक चीज मैं आपको और बता दूं जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, अब ये भी आजकल पेपर में बनने लगा है।
फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब कि जो हमारे फाइनेंस को लेके जो टर्म होते हैं उन पर जो थ्योरी है उन पर भी सवाल बनता है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको सिलेबस बताया, सिलेबस आप सबने नोट कर लिया होगा। अब अपनी स्ट्रैटेजी पे वापस आते हैं। चलिए, तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं 26 की तैयारी कर रहा हूं? आई हैव नोट डाउन द सिलेबस। सिलेबस को नोट करके मैंने वॉल पे चिपका लेना है एंड देन आई हैव टू डिसाइड कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी का टाइम कितना है। देखो, मेरे पास दिन भर में होते हैं बच्चों 24 घंटे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसे नहीं कि आज से 8 घंटे शुरू, बकवास स्ट्रेटेजी। अपने टाइम को तोड़िए, अपनी अवेलेबिलिटी पहले चेक करिए। ये हर पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है। अब एक बिगनर के हिसाब से समझता हूं, 24 घंटे में बच्चों 8 घंटे आप सोते हो, ऐसा मान के चलो, तो 8 घंटे आपकी स्लीपिंग हो गई। 4 घंटे में आप ये मान के चलिए कि आपका खाना, आपके जितने भी काम हैं, नहाना धोना, ये सारे काम आपके 4 घंटे दिन भर में लेते होंगे। इसके अलावा 4 घंटे में से मान के चलता हूं आपका अपना पर्सनल टाइम मान लेते हैं। ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बच्चा खाली बैठा है दिन भर। तो 8 और 4 12 और 4 16 घंटे बच्चों आपके ऐसे हैं जो आपके दिन भर में इन्वेस्ट होते होंगे। आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हो, यानी मोटा मोटा दिन भर में 8 घंटे ही आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, हार्डली, मेरे हिसाब से 8 घंटे मैक्सिमम है बच्चों पढ़ना, क्योंकि क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा। एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन खराब हो जाओगे, अगले दिन दिमाग फट जाएगा। 8 घंटे आइडियली आप अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि 8 घंटे के शेड्यूल को बांटते हैं पहले। तो मैंने निकाला सर 8 घंटे या फिर 6 घंटे के शेड्यूल को हम बांटते हैं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए सर, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, क्वालिटी ऑलवेज मैटर। आप क्या करिए, 2 सब्जेक्ट से शुरू करिए। पहले सबसे इनिशियल फेज में आप बच्चों क्वांट और रीजनिंग से शुरू करिए। क्यों शुरू करिए वो भी बताऊंगा। देखिए, जो रीजनिंग है ना, अगर रीजनिंग आप शुरू करते हो तो रीजनिंग बच्चों आपका हार्डली 2 महीने से 3 महीनों में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। 2 से 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों में आप देखोगे कि आप रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड आराम से। अगर आप आज से तैयारी शुरू करोगे तो 2 महीने में, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, जो चैप्टर्स मैंने बताए, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये एक एक दिन के चैप्टर्स हैं। हार्डली जब आप पढ़ोगे आपको फील आएगा। तो 2 से 3 महीने में, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 2 महीने में ही खत्म हो जाती है रीजनिंग। क्योंकि पजल जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे यार, सारी पजल को करने का एक ही तरीका है। ऐसा कुछ नहीं कि फ्लोर में अलग कर रहा हूं, बॉक्स में अलग कर रहा हूं। पॉइंट समझ रहे हो? तो 2 से 3 महीनों में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि क्वांट में क्या होता है ना, क्वांट थोड़ा सा लेंथी है बच्चों। क्वांट लेंथी क्यों बन जाती है, ऐसे समझना। एक तो इसमें 15 से 16 चैप्टर अर्थमेटिक में है, 10 चैप्टर डीआई में है और 8-9 चैप्टर स्पीड मैथ्स में है। तो क्वांट कम से कम अगर कोई बच्चा शिद्दत से करे, 3 से 4 महीने उसको क्वांट में लगते हैं। तो मैं उसको रिकमेंड क्या करता हूं किसी भी बच्चे को कि देखो सर, सारा, जैसे मैं आपको बोल दूं कि इंग्लिश भी शुरू कर लो, नहीं सर मत करिए। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास 8 से 6 घंटे हैं, मैं पहले उतना शुरू करता हूं जिसमें मेरे को मजा आए। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों होती क्या है, हम पढ़ने आते हैं, हमें बोरियत फील आती है, हमें लगता है कि यार, मतलब एक होता ना, खुद से वो नहीं बन पाता। तो उन सब्जेक्ट को शुरू की जिसमें मजा आए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप रीजनिंग से शुरू करते हो ना, आपको एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ वीक आपको मजा आएगा, आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। मतलब क्योंकि आसान है रीजनिंग, है ना। आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे सर, तो आपको लगेगा तो बहुत आसान है। आप इसके अलावा इनइक्वालिटी पढ़ोगे, आपको मजा आएगा। मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे पहले आदत लगाइए, बाकी चीज तो बात की बात है। तो रीजनिंग से आप शुरू करिए, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा। और रीजनिंग से आपने शुरू किया तो आपने कैसे पढ़ना है, देखिए, पढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो यूट्यूब पे जाइए और टॉपिक सर्च कीजिए इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के हर टीचर के हजारों वीडियोस होंगे बच्चों, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ। मैं पर्सनली बोलूंगा, आज के समय में टाइम से प्रीसियस कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक कि यार मैं अपने 1000 रुपए भी क्यों खराब करूं, मैं तो फ्री में देखूंगा पहले। देखिए सर, मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा, यहीं पे आप मिसगाइड हो जाते हो।
कई बार हम ना बहुत छोटे लालच में फंस जाते हैं और हम लंबी नहीं देख पाते। आप जिस बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस बैंक एग्जाम की पीओ की तनख्वाह भी भैया एक आईआईटी के पैकेज से अच्छी है आज के दौर में। आज के दौर में अगर आप बीटेक करते हो ना, 12-14 लाख रुपए बीटेक में खर्च करते हो, 10 लाख रुपए भी खर्च करते हो, तो भी बच्चे आपको 50,000 की नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मुश्किल होगा आज के वर्तमान को देखते हुए। ये बैंक एग्जाम एक फ्रेशर बच्चे को जिसको एग्जाम क्रैक करना है, क्लर्क में 40,000 की तनख्वाह दे रहा है और पीओ में 70,000 की नौकरी दे रहा है। तो क्या लगता है इस एग्जाम को ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमको हवा में? नहीं, हमें सीरियस होके पढ़ना चाहिए। क्यों? हाँ या ना, आप खुद से सोचिए। तो मैं बोलूंगा आप किसी एक फाउंडेशन बैच को पढ़ लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब मैं उसको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ठीक है? आप फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप तैयारी करने आते हो ना, और जब आप यूट्यूब पे इस टॉपिक सर्च करते हो, जैसे मैं एक बच्चा हूं और मैं गया यूट्यूब पे परसेंटेज। अब किसी व्यक्ति ने परसेंटेज 1 घंटे में पढ़ा रखा है, किसी ने 3 घंटे में, किसी ने 6 घंटे में, और किसी ने तो आधे घंटे में भी परसेंटेज खत्म किया हुआ है। कौन सही है? सारे सही है भाई, गलत तो कोई नहीं होता दुनिया में। अब हमें अपनी जरूरत समझनी है। तो मेरा मानना क्या है कि जैसे आप रीजनिंग शुरू करते हो, सपोज करो कि मेरे पास एक फाउंडेशन बैच है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, अच्छा समझ आएगा तो देखना, ठीक है? स्टोर पे गया मैं और मैंने एक फाउंडेशन बैच का जिक्र कर रहा हूं मैं। कोई फाउंडेशन बैच देखते हैं जरा। इसे नींव खोलता हूं मैं, ठीक है? अपना नींव खोल लेता हूं, क्वांट का खोल लेता हूं, कोई भी एक फाउंडेशन बैच। मैंने देखा कि 157 वीडियोस हैं और मैंने अपने 4 महीने में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्पीड मैथ्स करना था, शुरू किया। आपने देखा कि सबसे पहली मेरी जो वीडियो दिख रही है आपको, वो दिख रही है एडिशन बाय वैदिक मैथ्स। अब आप बोलोगे सर मुझे तो एडिशन कहीं चैप्टर में आपने बताया नहीं। यानी कि जो वैदिक मैथ्स है उससे हमारी शॉर्ट ट्रिक की बदौलत हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ये देखिए, तो यहां से क्या है ना, मुझे डायरेक्शन मिल जाती है कि सर मैंने मल्टीप्लाई की वीडियोस खोली और मैंने मल्टीप्लाई की वीडियोस को देखा कि सर ने टेबल ट्रिक सिखाई है। अब टेबल ट्रिक कहां हेल्प करेगी? जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि पेपर में 20 मिनट में 35 सवाल करने, स्पीड चाहिए, यहां से मिलेगी। तो हमें क्या होता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब इतनी समझ तो बिगनर को नहीं है ना। बिगनर को ये नहीं पता कि ये करना होता है। वो क्या करता है सुनिए, वो सीधे यूट्यूब पे सर्च करता है सिंप्लीफिकेशन, और वो सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस खोलेगा और उनको देखना शुरू। लेकिन सिंप्लीफिकेशन से पहले भी तो है सर। सिंप्लीफिकेशन से पहले की कहानी कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब नहीं बताएगा। सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे, आप बोलोगे गुणा भाग करना तो बहुत आसान है, ये चैप्टर तो मेरा हो गया। तो ये एक प्रिपरेशन की कमी है जो मैं समझता हूं लोगों को समझनी चाहिए कि मैं किसी भी चैप्टर से शुरू करूं। मैं एक फाउंडेशन में ये नहीं कह रहा कि मेरा फाउंडेशन करो, आपको जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है बस ये ध्यान रख लेना उस टीचर ने कोर्स पढ़ाया अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि उसने यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा पढ़ाया हो, लेकिन जब आप उसके पेड में गए आप निराश होके लौटे, आपके पैसे बर्बाद हो गए। तो पेड खरीदते समय कंपेयर कर लेना एक बार। तो आपने रीजनिंग को वही जैसे मैंने क्वांट बताया चैप्टर वाइज पकड़ लो कि इस हफ्ते मैं इन 3 चैप्टर को पढ़ूंगा। अब इसको टाइम बांट लो कि सर रीजनिंग में डेली 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे। सर मैं डेली क्वांट पढ़ूंगा 2 घंटे, बहुत होते हैं सर 2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बहुत होते हैं। 2 सब्जेक्ट के साथ इनिशियली चलो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश भी छोड़ दो, नहीं, नहीं कर पाओगे आप। मानो मेरी बात, जो कर पाते हैं वो 1-2% लोग होते हैं, वो खुद से कर लेते हैं, उनको इस स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट के साथ शुरू करो, 1 महीने में आप टारगेट करो कि मुझे क्वांट में इतने चैप्टर कवर कर लेने, मुझे रीजनिंग में इतने चैप्टर कवर कर लेने। जब आपको लगे कि सर मेरा क्वांट में स्पीड मैथ्स कवर हो गया, मान लीजिए आपने टारगेट लिया कि क्वांट में मेरा स्पीड मैथ्स कवर हो गया, तो आप पैरेलली इसमें डीआई शुरू कर दो और उसके बाद आप अर्थमेटिक, ये सीक्वेंसिंग चलो ऐसे करके कि सर मुझे स्पीड मैथ्स को हार्डली 25 दिन में खत्म करना है, 25 दिन में। डीआई को खत्म करने में हार्डली 30 दिन लगता है, हार्डली, ठीक है? 30 दिन में डीआई खत्म हो जाती है। अर्थमेटिक को खत्म करने में लगते हैं भैया 60 दिन के आसपास, क्योंकि चैप्टर अच्छे होते हैं, टाइम टेकिंग। तो 6, 3, 9 और 2, 12, मतलब वही जो मैंने आपसे बोला था, 120 दिन आपको भाई इसको देना पड़ेगा।
कोई आपसे कहे कि नहीं मैं 2 महीने में करा दूंगा, आपको लगेगा कि 2 महीने में उसने करा दिया, लेकिन क्या करा है वो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे बोला रीजनिंग में बच्चों जो आप मिसलिनियस करोगे ये 25 दिन का खेला है, 25 दिन का खेला है। जो आप सिटिंग और पजल करोगे रीजनिंग में ये आपके 45 दिन मान लो, 45 दिन में आपकी पूरी पजल अच्छी हो जाएगी, तो 70 दिन में आपकी रीजनिंग खत्म। तो 70 दिन बाद आप इधर क्या करेंगे, इंग्लिश को एड ऑन कर देंगे, इंग्लिश को यहां पे, फिर ये खत्म हुआ, रीजनिंग आपका ओके हो गया, नमस्ते। फिर आप इंग्लिश को एड ऑन कर लेंगे, और इंग्लिश का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि इंग्लिश देखो अगर आपके स्कूलिंग अगर अच्छी, आपकी रीडिंग अच्छी है तो इंग्लिश आपकी अच्छी है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो इंग्लिश पढ़ते भी नहीं है, सीधे मॉक लगाते और वहीं से सीख जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उन्होंने रीजनिंग के इंग्लिश के फाउंडेशन पढ़े ही नहीं, इंग्लिश वो सीधे मॉक में जाते हैं, वो देखते हैं अच्छा ये एरर तो बचपन से पढ़ी है हमने, हमें आते हैं एरर फाइंड करना, हमें नाउन प्रोनाउन बचपन से पता है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग में इंग्लिश कैसी थी। अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल के बच्चे हो तो फिर मैं बोलूंगा फाउंडेशन के साथ चलोगे, 2 से 3 महीने आपको लगेगा, फिर वो है ना। तो ये हो गया। अब जब आपने देखा ये करने के बाद आपने देखा कि सर मेरा प्री का मैंने एक मॉक देना है, अभी जीए इंक्लूड नहीं किया मैंने, अभी मेरे को प्री का एक मॉक देना है। जब आपने क्वांट भी पढ़ लिया 70%, रीजनिंग पूरा हो चुका है, इंग्लिश भी आपने पढ़ लिया, अगर क्वांट में 100 में से 50 नंबर आने लगे, इसमें क्लर्क में, और पीओ में 100 में से 35 नंबर आने लगे, अगर इतने नंबर आने लगे तो भैया एक काम करो, जीए शुरू कर दो, जीए शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जो अगले यहां पे 20 नंबर का एड ऑन होगा, यहां पे जो अगले 20 नंबर का एड ऑन होगा वो होगा आपकी प्रैक्टिस से, वो होगा आपकी प्रैक्टिस से। अगर आपके 3 महीने बाद देखो 1 महीना मत करना कि सर मैंने 1 महीने में ही नंबर आ गए, नहीं। अगर आपके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्लर्क में 50 नंबर, पीओ में 35 नंबर आने लगे मॉक में, तो आप मान के चलना कि आप जीए शुरू कर दो, वरना कोई सेंस नहीं बनता। कैसे? एग्जांपल 2025 में बच्चे जीए शुरू से पढ़ रहे हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके प्री भी नहीं निकले, यानी उनकी वो जीए की मेहनत खराब गई। क्यों खराब गई? सुनना। बच्चा सुबह उठता है, करंट अफेयर की वीडियो देखता है, अरे ओ लाला एक बात सुन इधर, जब तेरा प्री नहीं निकला तो ये करंट अफेयर पे क्या अचार डालेगा? वो कहता है कि सर अगर निकल गया तो। कैसे निकल जाएगा बेवकूफ? जब तेरे नंबर 50 और 35 मॉक में नहीं आ रहे, तेरा कैसे निकल जाएगा पेपर? भाई मॉक, मैं कह रहा चलो मॉक से कम एक क्लैरिटी तो मिलती है ना। मैंने मॉक दिया, मेरे 50 आ रहे, मुझे उम्मीद है कि हाँ 50-70 हो सकते हैं, लेकिन तेरे नंबर ही 10 आ रहे हैं, तो जीए भी पढ़ रहा है साथ साथ। तो पहले प्री को इतना अच्छा कर लो, क्योंकि बच्चों प्री आपने देखा होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऐसा हो गया है कि या तो सारे प्री एक साथ हो रहे हैं, सारे मेंस एक साथ हो रहे हैं। तो अगर किसी के प्री निकल रहे हैं तो सारे निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं तो भाई किसी एक निकल रहा है फिर दूसरा नहीं निकल रहा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जीए में तो लगा हुआ है लेकिन वो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में पढ़ रहा है, बस क्या पढ़ रहा है उसे खुद नहीं पता। तो मेरी प्रिपरेशन ये कहती है अगर आप बिगिनर हो, एक बैच लो, उसके साथ चलो। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं अपना फाउंडेशन बैच कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरा शेड्यूल क्या है पढ़ाने का। ठीक है, ये रहा सर मेरा जो बैच नया शुरू होगा, आरंभ बैच, ये 8 तारीख से शुरू होगा। कुछ क्लासेस इसमें आपको कैसे मिलेंगे अब देखना, ये मेरा क्वांट है। ठीक है, आप कंपेयर करना पूरी इंडस्ट्री में मार्केट से कौन क्या पढ़ा रहा है, ये मेरा शेड्यूल है, मैं कैसे पढ़ाता हूं बच्चे को, अब आप देखना, फिर आप कंपेयर करो। भाई पैसे दे रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे हो। मैं बच्चे को पहले वैदिक मैथ्स की 6 क्लास सिखाता हूं, फिर मैं उसको स्क्वायर क्यूब सिखाता हूं, डिविजिबिलिटी सिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी इसकी। फ्रैक्शन सिखाता हूं, सर्ट सिंथेसिस, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, फिर मैं सिंप्लीफिकेशन पे आता हूं, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, उसके अलावा आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज एप्लीकेशन की आप देखोगे कितनी वीडियोस हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये देखिए। तो हर एक चैप्टर में बच्चे को मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। अब देख लो ये पूरा सिलेबस है मेरा, ये देखो सर, ये देखो। तो ये जाके मेरी 150 के आसपास क्लासेस बनती जो मैं 4 महीनों में खत्म करता हूं। और मैं इतना दावा करता हूं कि जब कोई बच्चा मेरी इन क्लासेस को पढ़ लेता है तो उसके लिए फिर एग्जाम निकालना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मैं उसको ये बताता हूं कि देखिए अगर आप
फाउंडेशंस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना भाई, तो आप फाउंडेशन के बाद जब मेंस देने जाओगे आपको ये कमी महसूस होगी। और यही रीजन है बच्चों, लोग कहते हैं ना कि सर प्री हो जाता है मेंस नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे फाउंडेशन नहीं पढ़ते। तो आपकी कॉल है कि आप ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के अपने टॉपिक कवर करो, या मेरा मानना है कि आज के टाइम में 1600 रुपए 1200 रुपए इतना अमाउंट नहीं है कि आप कि मतलब बहुत ज्यादा आपको किसी कर्जा मांगना पड़े। इतने अफोर्डेबल प्राइस, मैंने खुद का प्लेटफॉर्म चालू किया था ये सोच के साथ में कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करें उन्हें क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस पे अपने कोर्सेज दिए जाएं। आज हमारे कोर्सेज 1600 रुपए का सब्सक्रिप्शन, आप पूरी इंडस्ट्री में चले जाओ कोई एक बंदा जो आपको इतना कम प्राइस में कोर्स दे रहा हो। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप जाइएगा इस बैंक महानायक को खरीद लीजिएगा, इस वीडियो को सुन लेना कि बैंक महानायक क्या होता है, बाय कर लीजिएगा। 12 महीने में 1 महीना फ्री मिल जाता है, 19 महीने यानी 18 महीने का, और ये 25 महीने। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो पॉकेट आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से बाय कर लीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल बैच खरीदना चाहते हैं वो भी है, बट मैं बोलूंगा जब वो इंडिविजुअल बैच के अलावा और भी चीजें इसमें इंक्लूड है तो इसको बाय करो ना। ये बेसिकली एक नेटफ्लिक्स है, जो भी नई मूवी आएगी इसके अंदर मिल जाएगी। जब तक का सब्सक्रिप्शन होगा तब तक के लिए वैलिड रहेगा, तो खरीद लीजिएगा भाई। 1600 रुपए इन्वेस्ट करने से अगर मुझे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ कोर्स सब कुछ एक जगह मिल जाता है, तो मैं नहीं समझता इससे अच्छी चीज इस पूरी इंडस्ट्री में कोई आपको इतने कम प्राइस पे दे रहा होगा। तो चीज सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं बच्चों, जिस प्राइस पे हम दे रहे हैं हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सर्वर की कॉस्ट जाती है, तमाम तरह की कॉस्ट होती है, एजुकेटर की सैलरी होती है। और ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज हमें लगता है कि भारत में जब एक सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो, स्पेशली बैंक की, तो एग्जाम फीस ही बच्चों 700-800 रुपए होती है यार। साल भर में 5-6 हजार तो एग्जाम फीस में दे देते हो आप, और आपको ये कोर्सेज महंगे लग रहे हैं। आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। 26 में जा रहे हो ना, फोकस होके पढ़ाई करो, ऐसे टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम की वैल्यू इतनी होती है, वो टाइम वापस लौट के नहीं आएगा जिसको आज आप बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। 26 में मिलेंगे सिलेक्शन के साथ, कमेंट कर देना 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर। ऑल द बेस्ट।